जी अस्सलाम वालेकुम। KF7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं, लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में जो कंसेप्ट है वो हम कंक्लूड करेंगे डेट। ठीक है, लेंथी लर्निंग ऑब्जेक्टिव था, पिछले 2 लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया है। आज के लेक्चर में हमारा एग्री हुआ था क्विज नहीं होगा, उसकी बजाय हम तसल्ली के साथ इस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। अभी तक के लेक्चर में हमने ये पढ़ा डेट क्या है। डेट ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ओनरशिप राइट्स या वोटिंग राइट्स नहीं देता। इसमें अमूमी तौर पे आपको इंटरेस्ट, कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और कुछ अरसे के बाद इसकी रीपेमेंट करनी पड़ती है नॉर्मली। ठीक है, इसमें जो बड़ी टाइप्स हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बड़ी टाइप्स, छोटी छोटी इसने टाइप्स काफ़ी डिस्कस की हैं। जो बड़ी टाइप्स हैं वो है, एक डेट में एक बैंक लोन आता है और एक है डिबेंचर्स या जिसको बॉन्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, डिबेंचर और बॉन्ड में उसने हालांकि एक जगह पे डिफरेंस भी शेयर किया है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एक ही चीज़ है। बैंक लोन दो बड़ी टाइप्स है डेट में। कौन सी? जब कभी डेट आए का लफ्ज आपके समझ में दो एलिमेंट्स जरूर आने चाहिए, दो कंपोनेंट्स डेट के। क्या क्या? बैंक लोन और डिबेंचर्स। बैंक लोन और डिबेंचर में क्या फर्क है? आपको एक बताया था, बैंक लोन की मार्केट वैल्यू नहीं होती कोई, जो लोन की अमाउंट है वही समझे मार्केट वैल्यू उसकी अलग से, क्योंकि मार्केट में वो ट्रेड नहीं हो रहा होता। डिबेंचर या बॉन्ड चूंकि मार्केट में ट्रेड हो रहा होता है, इसलिए हो सकता है उसकी फेस वैल्यू कुछ और हो और उसकी मार्केट वैल्यू कुछ और हो। ये असूल याद रखिएगा। अब डिबेंचर या बॉन्ड में दो फर्दर टाइप्स हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल वो बॉन्ड या डिबेंचर है जो कि कुछ अरसे बाद, 3 साल 5 साल 7 साल के बाद रिटर्न हो जाना, रिडीम हो जाना। इसके जब हम कैश फ्लोज बनाते हैं तो एक तो कैश फ्लो होता है इंटरेस्ट का हर साल, और एक इसका कैश फ्लो होता है रिडेम्पशन वैल्यू। ठीक है, जब हमने इसके सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमने दो स्टेप्स में कैलकुलेशन करते हैं। एक स्टेप में एन्युटी ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और फिर उसके साथ ऐड करते हैं रिडेम्पशन वैल्यू, तब हमारे पास बॉन्ड की वैल्यू आती है। लेकिन इररिडीमेबल में क्या होता है? सिर्फ एक ही कैश फ्लो होता है, वो कौन सा? इंटरेस्ट का। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? चले, ये मेन कंसेप्ट है। इसके अलावा डेट वाले पोर्शन में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए, कोई चीज कुछ नहीं। चलिए, आज हम एक ऐसा टाइप ऑफ डेट डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि कभी कभी हम सोचते हैं हम इसको डेट कहें या कि हम इसको इक्विटी कहें। यानी ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, आज के लेक्चर का जो सबसे अहम इंस्ट्रूमेंट है वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें डेट का एलिमेंट भी है और जिसमें इक्विटी का एलिमेंट भी है। ठीक है, कुछ डेट भी है, इक्विटी भी है, 50-50 समझ लीजिए। 50-50 तो नहीं, लेकिन दोनों एलिमेंट्स मौजूद है। ठीक है, इसको बोलते हैं कन्वर्टिबल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्टिबल बॉन्ड। ठीक है, यानी बैंक लोन के बारे में मैंने बता दिया आपको, बॉन्ड्स के बारे में बता दिया, बॉन्ड या डिबेंचर, उसके बारे में बता दिया रिडीमेबल और इरिडीमेबल। अब क्या कंसेप्ट है हमारा? कन्वर्टिबल बॉन्ड एंड वारंट्स। इसमें वारंट तो है, छोटा सा कंसेप्ट है। जो मेजर कंसेप्ट है वो है कन्वर्टिबल बॉन्ड। कन्वर्टिबल बॉन्ड क्या है? कन्वर्टिबल बॉन्ड बेसिकली है बॉन्ड। यानी अगर आपको बोला जाए ना कि इसे क्लासिफाई करो, किधर क्लासिफाई करोगे? बॉन्ड वाली साइड पे करोगे या इक्विटी वाली साइड पे? आप इसे बॉन्ड वाली साइड पे क्लासिफाई करना है, कन्वर्टिबल। लेकिन होता क्या है, और ये है भी रिडीमेबल, इरिडीमेबल नहीं है, रिडीमेबल है। लेकिन होता क्या है कि इसमें ऑप्शन दे दी जाती है इन्वेस्टर को, ए इन्वेस्टर ये बॉन्ड खरीदो, 5 साल तक 12% कूपन रेट पे तेरे को इंटरेस्ट मिलता रहेगा, 5 साल बाद हमारे पास आना। कंपनी ने क्या बोला? 5 साल बाद हमारे पास आना, हम तुम्हें ऑप्शन देंगे। हम क्या करेंगे? तुम्हें ऑप्शन देंगे। चाहे तो बॉन्ड हमें दे के बदले में कैश ले लो, चाहे बॉन्ड हमें दे के बदले में शेयर ले लो, ये ऑप्शन देंगे। अगर ये ऑप्शन हो कि आप मैच्योरिटी के वक्त, मैच्योरिटी पीरियड जब कंप्लीट हो जाए, जब मैच्योरिटी डेट आ जाए, उस वक्त चाहे तो बॉन्ड को रिडीम करके, रिटर्न करके बदले में शेयर ले लें, ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं कन्वर्टिबल बॉन्ड।
क्या बोलते हैं? कन्वर्टेबल बॉन्ड। कन्वर्टेबल बॉन्ड में 5 साल में अगर है ना उसका मैच्योरिटी पीरियड, 5 साल तक आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। 5 साल के बाद क्या होगा? ऑप्शन दी जाएगी, चाहे कैश ले लो, कंपनी इन्वेस्टर को क्या, जिसने जिसने बॉन्ड खरीदा उसे क्या ऑप्शन देगी? चाहे कैश ले लो, चाहे शेयर ले लो। अच्छा मुझे बताइए, अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप क्या लेंगे? गलत, विच एवर इज हायर, जिसकी वैल्यू। अब भाई अगर कैश में वो कह रहा है 100 रुपीज ले लो और शेयर की प्राइस 85 है, तो क्या शेयर लेंगे आप? नहीं, शेयर मार्केट में सेल भी तो हो रहा है। आप कहेंगे भैया मेरे को 100 दो, मार्केट में 85 रुपीज का शेयर खरीदें, 15 रुपीज की याशी करें। और अगर कैश 100 रुपीज है, कैश में रिव्यू होगा, और मार्केट में शेयर की प्राइस है 110, फिर उस सूरत में आप कौन सी ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे? शेयर्स की। तो मुझे बताइए, कोई भी अगर रैशनल इन्वेस्टर होगा वो मैच्योरिटी के वक्त में कन्वर्टेबल बॉन्ड में से सिलेक्शन कैसे करेगा? कन्वर्टेबल बॉन्ड की सिलेक्शन किस तरीके से करेगा? रिडेम्पशन प्राइस या के शेयर या के विच एवर इज हायर? बताइए कौन सी वाली? विच एवर इज हायर। शाबाश, ठीक है। कन्वर्टेबल बॉन्ड का असूल समझ आ गया आपको? कन्वर्टेबल बॉन्ड का असूल समझ आ गया कि क्या होगा? रिडेम्पशन प्राइस या शेयर प्राइस, विच एवर इज हायर। यह है कन्वर्टेबल बॉन्ड का असूल। ये एक तरह से हाइब्रिड सिक्योरिटी है, इसमें डेट का एलिमेंट भी शामिल है, इक्विटी फीचर भी शामिल है। सारी जिंदगी इसकी गुजरती है डेट के तौर पे। जब मैच्योरिटी पीरियड आ जाता है तो ये चाहे तो इक्विटी में कन्वर्ट करवा लें, चाहे तो ना करवाएं। फिर एंड में मैच्योरिटी टाइप पे हम बैठ के कैलकुलेशन करते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं ये कैश कितना मिलेगा, दूसरी तरफ लिखते हैं शेयर्स कितने मिलेंगे, उनकी प्राइस क्या होगी। दोनों में से जिसकी वैल्यू हायर हो उसे सेलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, ये कन्वर्टेबल बॉन्ड समझ आ गई बात को? कन्वर्टेबल बॉन्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर एट फिक्स रेट। फिक्स रेट का मतलब है पहले से डिसाइड हो जाता है, भैया एक बॉन्ड के बदले में एक शेयर मिलेगा, या एक बॉन्ड के बदले में 2 शेयर मिलेंगे, या 2 बॉन्ड्स के बदले में 1 शेयर मिलेगा। नहीं ना समझ आई? ये कन्वर्जन रेशो होती है। कन्वर्जन रेशो का मतलब क्या है? आपको ये लग रहा था कि एक बॉन्ड के बदले में 1 ही शेयर मिलेगा, ये लग रहा था ना आपको? नहीं, ऐसे नहीं है। हो सकता है बॉन्ड की फेस वैल्यू 100 हो, शेयर की फेस वैल्यू 10 हो, तो एक बॉन्ड के बदले में 1 शेयर थोड़ी मिलना है, वो 10 मिलेंगे या 12 मिलेंगे या 8 मिलेंगे, वो पहले से डिसाइडेड होगा। ठीक है, एट एग्रीड रेट, एट फिक्स रेट। फिक्स रेट की बात समझ आ गई क्यों लिखी हुई है? हाँ जी। तो मुझे बताइए, छोटी सी एग्जाम लेवल की कैलकुलेशन कर लें हल्के से। डिबेंचर है, फेस वैल्यू 100, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 20%, ठीक है, और कन्वर्टेबल है, कन्वर्टेबल इनटू 3 शेयर। एक शेयर की मार्केट वैल्यू है 50 रुपीज। क्या करेंगे? शेयर कैसे, क्यों? रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है? 120, और कन्वर्जन वैल्यू कितनी है? 150। और कौन सी रिडेम्पशन के कन्वर्जन? विच एवर इज हायर। कौन सी हायर है? 150। ये कैलकुलेशन एग्जाम लेवल की कैलकुलेशन है, कर लेंगे इसी तरह जब क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके ओके ओके, आगे चलते हैं। चलिए, हाँ, ये कैलकुलेशन इन्वेस्टर करता है या कि कंपनी करती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हमने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है हमेशा, क्योंकि हम जो फाइनेंस मैनेजर बन रहे हैं, किसके लिए बन रहे हैं? लेकिन इस कंसेप्ट को आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनल फाइनेंसिंग में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमेशा आपने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो ये फैसला तो शेयर होल्डर कर रहा है, डिबेंचर होल्डर कर रहा है, कैलकुलेशन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों हो रही है भला? क्योंकि पे तो कंपनी ने करना है, इसीलिए। तो जहां जितने भी हमारे फाइनेंस के क्वेश्चंस होंगे उसमें आपने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है?
कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहीं कहीं लेकिन कोई कंसेप्ट अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, थियरी में इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस हुए ना अगर, तो वो हम कवर कर ले, उसको इग्नोर नहीं करना, फिर कवर कर लेना है। लेकिन जितने भी कंसेप्ट होंगे उनमें ये आपको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन सिखाई जाती है, ठीक है। वारंट ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, एंड में बताऊंगा इस वारंट का कंसेप्ट, मुझे याद करवाइएगा, मैं भूल ना जाऊं। फिर कह रहा है मार्केट प्राइस, ठीक है। ये जो कन्वर्टेबल बॉन्ड है इसकी मार्केट प्राइस क्या होगी? अब देखिए कन्वर्जन इसने कब होना है? कन्वर्जन 5 साल के बाद। आज अगर इसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है, 5 साल बाद इसकी जो कन्वर्जन वैल्यू होगी वो 150 होगी। आज इस इंफॉर्मेशन का कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं इसकी प्राइस के ऊपर? कन्वर्जन जो है, क्वेश्चन ये है कि एक कन्वर्टेबल बॉन्ड जो है उसकी मार्केट वैल्यू आज की मार्केट, 5 साल बाद की रिडेम्पशन वैल्यू की बात नहीं कर रहा, आज की मार्केट वैल्यू क्या हमेशा सेम रहेगी कि चेंज हो सकती है? किन फैक्टर्स की वजह से चेंज हो सकती है बताइए, वो फैक्टर सुन ले। पढ़ने क्या जा रहे हैं? कन्वर्टेबल बॉन्ड की आज की मार्केट वैल्यू किन फैक्टर्स पे बेस कर रही है वो सुनिए। पहला, मार्केट के इंटरेस्ट रेट पे बेस कर रही है। कन्वर्टेबल बॉन्ड की आज की मार्केट वैल्यू किस पे बेस कर रही है? जैसे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कूपन रेट 10% है, 100 रुपीज का बॉन्ड। मार्केट में जो बैंक्स का इंटरेस्ट रेट है वो चला गया 6% पे। बताइए हमारे बॉन्ड की मार्केट वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं? क्या होगी? बढ़ेगी, कमी करेगी, सेम? बढ़ जाएगी, क्योंकि मार्केट में अगर आप 100 रुपीज डिपॉजिट करवाते हैं ना तो आपको 6 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर ये बॉन्ड 100 रुपीज वाला आपके पास है तो कितने? 10 रुपीज। तो इस डिमांड की वैल्यू, इस बॉन्ड की वैल्यू, इस बॉन्ड की डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। भाई समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये बॉन्ड मोर अट्रैक्टिव हो जाएगा इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि मार्केट से ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। और अगर कूपन रेट 10% है, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेंट्रल बैंक ने कहा 2 महीने बाद चेंज करता रहता है, उसने कहा जी मार्केट का इंटरेस्ट रेट होगा 16%, तो फिर ये हमारा बॉन्ड क्या हो जाएगा? इन्वेस्टर के लिए लेस अट्रैक्टिव का मतलब क्या? डिमांड कम हो जाएगी। तो डिमांड कम हो जाएगी तो इकोनॉमिक्स में पढ़ा क्या होता है? प्राइस कम। तो बताइए क्या एग्री करते हैं कि कन्वर्टेबल बॉन्ड की प्राइस मार्केट के इंटरेस्ट रेट पे, ये इंटरेस्ट रेट मार्केट का इंटरेस्ट रेट है, कूपन इंटरेस्ट रेट नहीं है, मार्केट के इंटरेस्ट रेट के साथ कंपेयर करके फैसला होगा। अगर बॉन्ड का कूपन रेट मार्केट के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है, मार्केट का इंटरेस्ट रेट कम है, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से देखें ना तो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट जितना ज्यादा होगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, और अगर मार्केट के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से देखें तो मार्केट का इंटरेस्ट रेट जितना ज्यादा होगा हमारे बॉन्ड जो है उतना कम अट्रैक्टिव होगा, उसकी प्राइस कम होगी। फर्क समझ आ रहा है? तो ये आपने एक्सप्लेन करना है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने मार्केट के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपेयर करना है, कूपन रेट के साथ नहीं। हालांकि कूपन के साथ भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन मार्केट के साथ करें आप। डन जी? भाई कुछ समझ आया आपको? आगे चलते हैं। शेयर प्राइस एक्सपेक्टेशन, कन्वर्टेबल बॉन्ड की प्राइस दूसरा फैक्टर है, शेयर प्राइस एक्सपेक्टेशन। एक्सप्लेन करें, आप करें एक्सप्लेन। अगर कन्वर्टेबल बॉन्ड है और शेयर की प्राइस बढ़ रही है, हम खुश हो रहे हैं, हमारे पास कन्वर्टेबल बॉन्ड है, हम खुश है। किसी ने पूछा क्यों खुश हो रहे हो? हमने कहा शेयर की प्राइस बढ़ रही है। उन्होंने कहा तुम्हारे पास तो बॉन्ड है। हमने कहा नहीं, कन्वर्टेबल बॉन्ड है, शेयर की प्राइस बढ़ रही है, प्राइस जितनी भी बढ़ जाएगी ये मिलना तो हमें ही है, एंड में आके ऐसे ही है। तो बताइए अगर शेयर की प्राइस बढ़ रही हो, कन्वर्टेबल बॉन्ड की प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि वो भी मोर अट्रैक्टिव हो जाएगी।
कन्वर्टेबल बॉन्ड की प्राइस इस पे डिपेंड करती है, क्लियर? तीसरा फैक्टर सुने, तीसरा फैक्टर क्या है? मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताइए, एक प्रोजेक्ट है वो 3 साल में उसकी लाइफ है 3 साल, एक प्रोजेक्ट है उसकी लाइफ है 7 साल, ठीक है। आप किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे जिसमें सारा रिटर्न जो सारा कंप्लीट 3 साल में हो जाए या 7 साल वाला? कितने स्टूडेंट्स 3 साल वाला? फर्स्ट करें बाकी सारी इंफॉर्मेशन सेम है, बाकी सारी इरेलीवेंट है, कितने स्टूडेंट 3 साल वाला प्रेफर करेंगे, कितने 7 साल वाला? 7 साल वाला क्यों? अगर कोई प्रोजेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, अब मेरे पास 2 फैक्ट्रीज की ऑप्शन है, एक फैक्ट्री मुझे 3 साल में प्रॉफिट दे देगी सारा, दूसरी फैक्ट्री मुझे 7 साल में प्रॉफिट देगी सारा, तो कौन सी वाली एक? 3 साल। इन्वेस्टर शॉर्टर प्रोजेक्ट्स को प्रेफर करता है, अमूमी इन्वेस्टर क्या करता है? शॉर्ट टर्म के प्रोजेक्ट को प्रेफर करता है, लॉन्ग टर्म को प्रेफर नहीं करता, कहता है लॉन्ग टर्म में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, पता नहीं उस वक्त हालात क्या हों, तो इस भाई जितना लॉन्गर पीरियड चलता जाएगा अनसर्टेनिटी ज्यादा हो जाएगी ना। आपने आज घर जाके क्या करना है इसके बारे में आप ज्यादा सर्टन है, साल के बाद आप क्या कर रहे होंगे इसके बारे में निस्बतन कम सर्टन है, और 10 साल बाद आप कहाँ होंगे? तो इसीलिए जो इन्वेस्टर क्या करता है शॉर्ट, तो जो बॉन्ड का टाइम पीरियड है ना इस पे भी प्राइस डिपेंड करती है। अमूमी तौर पे जो लेस पीरियड होता है इसको मोर अट्रैक्टिव समझा जाता है। और फिर कन्वर्जन वैल्यू, हाँ कन्वर्जन वैल्यू किस पे डिपेंड? कन्वर्जन वैल्यू डिपेंड्स ऑन कन्वर्जन रेशियो, ऐसा ही है ना। कन्वर्जन वैल्यू क्या है भला? आपका बॉन्ड जब अपनी उम्र के आखिरी दिन में पहुंचेगा और उसको अगर शेयर्स में कन्वर्ट करवाते हैं तो कितने अमाउंट मिलेगी, ये है कन्वर्जन वैल्यू। कन्वर्जन वैल्यू, तो कन्वर्जन वैल्यू जितनी ज्यादा होगी हमारे बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी, ये चीज समझ रहे? तो कन्वर्टेबल बॉन्ड की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? मार्केट प्राइस किस पे डिपेंड करती है? इन 4 फैक्टर्स पे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए अब थ्योरेटिकल डिस्कशन शुरू हो गई, ये थोड़ी टेक्निकल डिस्कशन थी। इंटरेस्ट, मार्केट का इंटरेस्ट रेट, वो आपने वो केन्स की थ्योरी नहीं पढ़ी हुई जिसमें वो इनवर्स रिलेशनशिप बताता है, वैल्यू में और मार्केट के इंटरेस्ट रेट में इनवर्स रिलेशनशिप है, ये वही है कि अगर मार्केट, देखें मैंने आपको ये एक सफ़ा दे दिया, मैंने कहा ये लीजिए बहन आपको 10% इंटरेस्ट मिलता रहेगा 100, ये मैंने दिया कंपनी ने। मार्केट में एक बैंक भी है, बैंक ने कहा 100 रुपीज मेरे पास लेके आए, मैं आपको 6% दूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप किधर जाएंगे, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? ये मोर वैल्यूएबल हो गया कि नहीं हो गया? इसकी वैल्यू बढ़ गई कि नहीं? इसकी प्राइस बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बढ़ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी बॉन्ड की वैल्यू का ये मार्केट के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ रिलेशनशिप है, ये मार्केट के, ये इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर बैंक कहे और छोड़ो उसको, गोली मारो 16% मेरे से लो, इन्वेस्टर किधर जाएगा? बैंक की तरफ। इसकी यूटिलिटी, इसकी अट्रैक्टिवनेस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वैल्यू कम हो जाएगी तो प्राइस भी कम हो जाएगी। डन? आगे चलते हैं। अब कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड के। कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। अब ये थ्योरेटिकल डिस्कशन, अब ये रिलैक्स हो जाए, टेक्निकल नहीं है, थ्योरेटिकल। पहले किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें? कंपनी के इन्वेस्टर चले। कंट्रोल पॉसिबल है इन्वेस्टर के लिए। एडवांटेज क्या है? किसका कंट्रोल? भाई बॉन्ड का तो कंट्रोल होता ही नहीं है, ये तो गलत लिखा हुआ है मेरे ख्याल में। कन्वर्टेबल बॉन्ड है, कंट्रोल पॉसिबल, लेकिन कब होगा पॉसिबल? जब कन्वर्जन होगी। है तो सही ना, अपने आप को हल्का हल्का हल्की आंच पे ओनर फील कर रहा होगा ये कन्वर्टेबल बॉन्ड वाला। क्या अभी नहीं हो, 5 साल बाद तो होगा। आगे चलें।
ऑप्शन टू कन्वर्ट आ गई। याद रखिए ऑप्शन होना हमेशा गुड थिंग है, याद रखिएगा ऑप्शन होना हमेशा, ये फाइनेंस में क्या है हमारा फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, उसमें एक रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक होती है ऑप्शन, उसके अंदर एक बड़ा असूल होता है, ऑप्शन होना हमेशा गुड थिंग है। और अगर आपके पास ऑप्शन हो तो आपने उसे हमेशा होल्ड करना है जितना हो सके। अगर आपका कोई कहीं से जॉब अपॉर्चुनिटी की ऑप्शन आए और कहे 7 दिन के अंदर फैसला करके बताओ एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, तो आपने जज्बाती होके फौरी तौर पे फैसला नहीं कर देना सर रिजेक्टेड। ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन होना गुड थिंग है, उसको एनालाइज करें, एनालाइज करें, ठीक है। फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करना, ऑप्शन को फौरी तौर पे खत्म करना मुनासिब नहीं है। बाज़ औक़ात सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं, ये ना 3-4 दिन बाद हालात चेंज हो जाए और फिर आपको अपना फैसला, आप अफसोस हो पहले मैंने क्यों फैसला किया। तो जब कभी ऑप्शन होगी बेहतर होते हैं, इसीलिए उसने इसको एडवांटेज में लिखा है, इसके पास ऑप्शन है। मुझे बताइए क्या ये बेहतर है, आपको मैं ऑप्शन देता हूं, चाहे तो 5 साल के बाद कैश में कन्वर्ट कर, कैश ले लेना, रिडीम करवा लेना, चाहे शेयर में कन्वर्ट करवा लेना, या आपको कंफर्म कह दूं भैया 5 साल बाद आपको शेयर ही मिलने। हाँ कन्वर्टिबल, दोनों ऑप्शन होना बेहतर है बजाय एक के, क्योंकि आप दोनों में से देख लेंगे हाँ जी कौन से वाली ज्यादा बेहतर है, ठीक है। वालदा पूछेंगे हाँ भाई मामू के घर जाना है या के चचा के घर जाना है ये ज्यादा बेहतर है कि जब वालदा कहे चलो भाई तैयार हो जा मामू के घर जाना है, ऑप्शन हमेशा बेहतर है, समझ गए। चले आगे चलते हैं। हायर लॉन्ग रन गेन, लॉन्ग रन में हायर गेन, यहां पे लॉन्ग रन में हायर गेन का मतलब क्या है भला? लॉन्ग रन से मुराद है कन्वर्जन के बाद, अभी कोई हायर गेन नहीं होना। आप समझ रहे थे अभी हायर गेन होना है, अभी कहां होना है, अभी तो फिक्स है। ये तो कल पढ़ा था कि प्रॉफिट हो या लॉस हो इसको तो फिक्स ही मिलना है। ये हायर गेन अभी की बात नहीं कर रहा, अभी नहीं मिलना, ये फायदा कब मिलना है? मैच्योरिटी के बाद, लेकिन मिलना तो है ना, इसलिए एडवांटेज में लिख दिया। फिर इसके बाद जब इसकी कन्वर्टेबल बॉन्ड की वैल्यू की कैलकुलेशन होती है ना, याद रखें वैल्यू की, इसमें डिविडेंड को इग्नोर कर दिया जाता है। इसका क्या मतलब है? मैं आपसे ये कहता हूं एक नॉर्मल डिविडेंड बॉन्ड जो कन्वर्टेबल नहीं है, नॉर्मल बॉन्ड जो कन्वर्टेबल नहीं है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। कैसे करेंगे? नॉर्मल बॉन्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैसे करेंगे? उसके सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैश फ्लोज दो तरह के होंगे, एक एनविटी होगा, एक टर्मिनल वैल्यू होगी। समझ रहे हैं बातों को? विजुअलाइज करवा रहा हूं, समझ रहे हैं? ओके। कन्वर्टेबल बॉन्ड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? वो भी सेम, उसके सारे कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसमें दो तरह के कैश फ्लोज हैं, उनको अलग अलग कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट की एन्युटी अलग कैलकुलेशन होगी, जो टर्मिनल वैल्यू है उसकी कैलकुलेशन अलग होगी। लेकिन कन्वर्टेबल बॉन्ड के टर्मिनल वैल्यू की कैलकुलेशन और स्टैंडर्ड बॉन्ड की टर्मिनल वैल्यू की कैलकुलेशन में फर्क है। स्टैंडर्ड बॉन्ड की टर्मिनल वैल्यू यानी लास्ट वैल्यू कैसे होती है भाई? जो भी रिडेम्पशन प्राइस है वही उसकी टर्मिनल लास्ट वैल्यू, टर्मिनल नहीं लास्ट वैल्यू है। लेकिन अगर कन्वर्टेबल बॉन्ड है तो उसकी टर्मिनल वैल्यू, आखिरी वैल्यू क्या होगी? वो आपको दो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। रिडेम्पशन वैल्यू ये है, कन्वर्जन वैल्यू ये है, विच एवर इज हायर वो हमारी लास्ट टर्मिनल वैल्यू होगी। लेकिन इस कैलकुलेशन में भी अगर आप देखें ना, तो इसकी वैल्यू में वो शेयर की प्राइस तो कंसीडर कर रहा है, फ्यूचर में जो शेयर पे डिविडेंड मिलना है उसको कंसीडर नहीं कर रहा। ऐसा ही है ना? प्योर फाइनेंस ये कहती है, प्योर फाइनेंस, कि आपको इस कन्वर्टेबल बॉन्ड की वैल्यू में अगर आप कन्वर्ट करवाते हैं तो उसके बाद जो फ्यूचर में डिविडेंड मिलने हैं कन्वर्जन के बाद, वो भी तो एक कैश फ्लो है, उसको भी ऐड करना चाहिए। प्योर फाइनेंस ये कहती है
लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए उसको यूज नहीं करते और उसमें अनसर्टेनिटी भी ज्यादा होती है। हालांकि प्योर फाइनेंस क्या कहती है, एक एक चीज को कंसीडर करो। भाई समझ आ गया कि क्यों डिसएडवांटेज है? अब कुछ समझ आ रही है कि नहीं? ओके, नेक्स्ट, कंपनीज के लिए क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेज? पहला, गुड व्हेन शेयर प्राइस इज लो। याद रखें, कंपनी के लिए आजकल, मुझे बताइए, फाइनेंस के एक्सपर्ट बैठे हैं, आजकल जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो बताइए क्या वो ग्रोथ की तरफ है या कि वो डाउन हुआ है? हाई है कि डाउन है आजकल? हाई। बताइए कंपनी के लिए शेयर इशू करना कब बेहतर होता है, जब स्टॉक एक्सचेंज अप जा रही हो या डाउन? अप जा रही है। क्यों? कि जब स्टॉक एक्सचेंज अप जाती है, अब का मतलब है शेयर प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो कंपनी जब अप मार्केट में शेयर को सेल करेगी उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। और जब डाउन, जब शेयर प्राइसेस लो हैं, डाउन मार्केट में शेयर सेल करेगी तो कम आएंगे। तो कंपनी के लिए क्या है, अगर शेयर प्राइसेस लो हैं तो कंपनी शेयर इशू करे उस वक्त या के कन्वर्टेबल बॉन्ड या बॉन्ड इशू करे? हाँ, बॉन्ड या कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू करे जब शेयर की प्राइस कम है। ठीक, तो जब शेयर प्राइस कम है तो कंपनी के लिए कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू करना फायदेमंद है कि नुकसानदेह? फायदा। डन जी। दूसरा फायदा क्या है? ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं, आपको पहले ही पता है। टैक्स डिडक्टिबल होता है कि नहीं? इसका मतलब है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के अंदर जितने भी इंटरेस्ट आएंगे आपने उसे टैक्स रेट के साथ एडजस्ट करना है। इसका मतलब न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में जितने भी इंटरेस्ट रेट्स आएंगे आपने उसे एडजस्ट करना है। फिर इसकी पेमेंट फिक्स है। बॉन्ड है ना, इंटरेस्ट फिक्स होता है। डिविडेंड की तरह हर साल कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, ऐसा नहीं है। आपसे एक और पूछता हूं, इन्वेस्टर की साइकी समझे। एक कंपनी है, पिछले साल 30 रुपीज पर शेयर डिविडेंड पे किया है, इस साल भी 30 रुपीज पर शेयर डिविडेंड दिया है। दूसरी कंपनी है, ये 3 साल कर लें, फर्स्ट ईयर में भी कंपनी ने 30 डिविडेंड, सेकंड में भी 30, थर्ड में भी 30। एक और कंपनी है, उसने ईयर 1 में 0 डिविडेंड दिया, ईयर 2 में 90 डिविडेंड दिया, ईयर 3 में 0 डिविडेंड दिया। कितने स्टूडेंट्स पहली वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे? 30 30 30। कितने स्टूडेंट्स दूसरी वाली में इन्वेस्टमेंट करेंगे? 0 90 0। कम स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट्स है। आप समझ रहे होंगे आगे 90 आना है ना? हालांकि वो लिखा होता है नीचे कि भैया मार्केट पास ट्रेंड के ऊपर वर्क करे, जरूरी नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है, दोनों का एवरेज रिटर्न तो सेम है, 30 30, तो आपने कंसिस्टेंट को क्यों प्रेफर किया? क्योंकि कंसिस्टेंट वाले में रिस्क नहीं है। जिसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा है उसमें, मार्केट में भी ऐसा ही होता है, जो रैशनल इन्वेस्टर है वो रिस्क को पसंद नहीं करता, कहता है डिविडेंड चाहे कम हो लेकिन कंसिस्टेंट हो, रिस्क फ्री हो, वो बेहतर है। इसीलिए ये कंपनी के लिए भी क्या है, फिक्स पेमेंट। कंपनी को पता है भैया क्या कि मैंने फिक्स पेमेंट करनी है हर साल। कंपनी को ये टेंशन नहीं कभी कम पेमेंट हो रही कभी ज्यादा हो रही है। और इन्वेस्टर भी जो है ज्यादातर इसको पसंद करते हैं, फिक्स पेमेंट। बहुत से ईपीएस इंपैक्ट डिलेड, अगर शेयर इशू कर देते ना, हमारी अर्निंग पर शेयर डाउन हो जाती। ये पता है, अगर आपने अर्निंग पर शेयर का कंसेप्ट पढ़ा तो आपको ये रूल पता होगा। अर्निंग पर शेयर कितने स्टूडेंट से नहीं पढ़ा हुआ? नहीं पढ़ा हुआ, सबने पढ़ा हुआ है, सुभान अल्लाह, बेहतरीन। अर्निंग पर शेयर फार्मूला ये, अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। अगर शेयर इशू करते, नंबर ऑफ शेयर, अर्निंग पर शेयर कम हो जाती, तो बॉन्ड इशू करेंगे तो अर्निंग पर शेयर पे फर्क, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदे में लिखा है, ठीक है। डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल कंपनीज के लिए एक्सप्लेन। भैया आप अगर समझ आ रही है ना, अगर 2-3 दिन का लेक्चर समझा है आपने तो मुझे बताएं, डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल
क्या डिसएडवांटेज, एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन करें भैया। इसमें तो कौन सा कंट्रोल, तो बॉन्ड इशू हो रहा है, इसके ऊपर तो वोटिंग राइट होता ही नहीं है, इसमें तो कंट्रोल होता ही नहीं, इसमें कौन सा कंट्रोल डाइल्यूट होगा? मेरा ख्याल है गलत लिखा हुआ है। हाँ ये कन्वर्टेबल है, जब कन्वर्जन होगी तब कंट्रोल डाइल्यूट होगा, तब कंट्रोल डाइल्यूट होगा। तो समझे कि नहीं? ईपीएस रिड्यूस आफ्टर कन्वर्जन है, और ये गलत लिखा मुझे लगता है, ये दोनों अपोजिट हैं, मुझे लगता है गलत लिखा हुआ है। ऐसा क्या? सही लिखा हुआ है, एक्सप्लेन करें कैसे सही लिखा है। कह रहे आफ्टर कन्वर्जन, ये बिफोर कन्वर्जन, ये आफ्टर कन्वर्जन। ये क्या लिखा हुआ है? बिफोर कन्वर्जन। ये मेरा भाई मेरे को बताएगा गेयरिंग किसे बोलते हैं। हाँ जो डेट लेते हैं वो गेयरिंग है। हाई गेयरिंग, गुड बैड, तो यहां में क्या कह रहा है? हाई गेयरिंग बिफोर कन्वर्जन डिसएडवांटेज है, क्या है तो लो, डेट में क्लासिफाई होगा ना कन्वर्टिबल बॉन्ड, तो बिफोर कन्वर्जन क्यों लिखा हुआ है? आफ्टर कन्वर्जन तो उसका स्टेटस बदल जाएगा, जैसे 100 साल बाद नाग शीश नाग बन जाता है ना, उसका स्टेटस बदल जाता है। तो ये जो हमारा कन्वर्टिबल बॉन्ड है, इसने भी 5 साल के बाद क्या अपना रूप बदल लेना है, नया जन्म लेगा एक, और उस जन्म ना है नहीं वैसे जन्म हम नहीं, लेकिन मैं वैसे समझाने का, तो उस वक्त उसका स्टेटस क्या होगा? शेयर्स का। इसीलिए उसने बोला है हाई गेयरिंग है, लेकिन कब है हाई गेयरिंग? डन जी, कोई प्रॉब्लम? चलिए आज के लेक्चर में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा अहम चीज थी वो कन्वर्टिबल बॉन्ड ही था। क्या हमें समझ आ गया है? पक्की बात है, बेहतरीन हो गया। कोई क्वेश्चन हो तो पूछने, चेक पॉइंट है यहाँ पे जी। गुड व्हेन शेयर प्राइस ये है जब इसको इशू करेंगे, जब बॉन्ड को इशू करना, यानी आज के दिन, आज के दिन अगर शेयर की प्राइसेस कम है ना, कंपनी परेशान है, कंपनी कह रहा है, हमने पूछा क्यों परेशान है, मार्केट सारी डूबी पड़ी है, शेयर प्राइस जो है वो आधी रह गई है। अब अगर हम एक शेयर इशू करते हैं तो महीना पहले शेयर की प्राइस थी 15 रुपए, आज शेयर की प्राइस 12 रुपए। अब अगर शेयर इशू करेंगे 12 मिलेंगे, महीना पहले इशू करते 15 मिलेंगे, 15 मिलते, तो अब तो हमें नुकसान हो रहा है, तो उसको हम क्या मशवरा देंगे? भाई तुम शेयर इशू ही ना करो, फिर इंतजार कर लो अच्छे वक्त का। याद रखें अच्छे वक्त के बाद बुरा, खास तौर पर स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करनी है तो ध्यान रखें अच्छे वक्त के बाद बुरा वक्त भी आएगा, और बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त भी आएगा। कब आएगा ये नहीं पता, आएगा जरूर, ये कंफर्म है। कभी वो अगले ही दिन मार्केट रिकवर कर जाती है, कभी हफ्ते बाद करती है, कभी हो सकता है 3-4 महीने लग जाए, रिकवर जरूर करेगी, ये श्योर, ये श्योर। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा चलो महीने बाद मार्केट रिकवर होगी फिर शेयर इशू कर रहे हैं। वो कह रहा महीने तक क्या करूं, पैसे तो चाहिए अभी। हमने फिर क्या ऑप्शन दी? कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू कर लो या बॉन्ड इशू कर लो। ठीक है जी, ये गुड है, गुड टू इशू कन्वर्टेबल बॉन्ड व्हेन शेयर प्राइसेस आर लो। क्लियर हो गया जी? और कोई क्वेश्चन? जी जी। अच्छा, मैंने सिर्फ हल्का सा आइडिया देना था, आप उस क्वेश्चन के अंदर घुस गए हैं और पूरा क्वेश्चन आप उसको विजन। आपका ये सवाल आई कि आपने एग्जाम में टेस्ट किया हुआ, क्वेश्चन का पता क्या है कि सर हम आज अगर शेयर की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसा ही है, उसमें 5 साल बाद जो कन्वर्जन वैल्यू होगी वो यूज करनी है कि नहीं करनी? अब पक्की बात करनी है। सवाल इनका ये है आज बैठे बैठे हमें 5 साल बाद की शेयर की वैल्यू कैसे पता चलेगी? इसका 1 वर्ड आंसर दे रहा हूं, वी विल
एस्टिमेट। क्या करेंगे हम? वी विल एस्टिमेट। अब एस्टिमेट कैसे करेंगे? अब आप ज़ाहिर है कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हैं तो मैं भी हल्का हल्का, लेकिन मैं काम कैलकुलेशन वाला ज़बानी कलाम ही रखूंगा। ज़बानी कलाम में मैंने आपको जितनी भी कैलकुलेशन शो करवा रहा हूँ सिवाय एक वैल्यू के बेसिक थी, बाकी सारी अब ज़बानी कलाम क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि मेरा फोकस ये नहीं है, फोकस चैप्टर 11 में होगा। इन भाईजान की आज की सैलरी है 2 लाख रुपए, इनको हर साल ऑन एवरेज 10% इंक्रीमेंट होना है। 3 साल बाद की सैलरी कैलकुलेट करें जी, कितने? 2,03,000। हाँ जी, 10%, 2,30,000, 2,60,000। ये हाल है आपके। जनाजा निकल गया आज कंपाउंड इंटरेस्ट का, जनाजा निकल। और भाईजान नौकरी करेंगे जाके, पहले साल की तरह 2 लाख होगी, अगले साल की 10% बढ़ के 2,20,000 20,000 होगी, दूसरे साल फिर 20,000 होगी क्या? हाँ, वो 2,20 का है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट लगा रहे हैं आप। रहने दें, आपसे भी ना हो पाएगा ये काम, रहने दें, वापिस आ जाए, वापिस आ जाए। तो मैं नहीं, बस इतना ही रखें, हम एस्टिमेट करेंगे बस, ऐसे वो कैलकुलेशन तो बाद में सीखेंगे। अब चलते हैं, ये तो हो गए सारे लॉन्ग टर्म डेट। देखिए डेट जो है ना वो 2 तरह के हैं, एक है लॉन्ग टर्म, एक है शॉर्ट टर्म। अभी जो हमने स्टडी की है वो कौन से हैं? लॉन्ग टर्म, जैसे बैंक लोन, जैसे बॉन्ड। लॉन्ग टर्म डेट की, डेट में लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म में कौन सा? एक बैंक लोन, एक बॉन्ड या डिबेंचर। डिबेंचर की फर्दर 2 टाइप्स हैं, हाँ, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। और रिडीमेबल में भी कन्वर्टेबल भी हो, ठीक है। ये सारी कहानी हमने पढ़ ली। अब आ जाए शॉर्ट टर्म डेट की तरफ। शॉर्ट टर्म डेट भी तो होते हैं लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए, लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए शॉर्ट टर्म डेट। कोई प्लांट हमने बाय करना है, मशीनरी बाय करनी है, नया प्रोजेक्ट लगाना है, लॉन्ग टर्म डेट। इन्वेंट्री खरीदनी है, वर्कर्स की तनख्वाह देनी है, अदा करनी है, ठीक है, इसके लिए क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, क्या? शॉर्ट टर्म। तो बताइए डेट सिर्फ लॉन्ग टर्म पढ़ने चाहिए हमें कि शॉर्ट टर्म भी? शॉर्ट टर्म भी पढ़ने चाहिए। आइए पढ़ते हैं शॉर्ट टर्म कौन कौन से डेट होते हैं। एक है शॉर्ट टर्म डेट ओवरड्राफ्ट, सबसे कॉमन एग्जांपल, वो बैंक लोन, ये भी बैंक लोन, वो भी बैंक लोन था, ये भी बैंक लोन ही ओवरड्राफ्ट। फर्क सिर्फ क्या है, ये रनिंग फाइनेंस है, कंटिन्यूस बेसिस पे चलता है। ये बैंक लोन लॉन्ग टर्म था, ये 5 साल के लिए बैंक से लोन लें, बैंक लोन। बैंक लोन से मुराद नॉर्मली लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म के लिए लें कि सर हम पैसे आपसे निकलवाते रहेंगे, ठीक है, और डिपॉजिट भी करवाते रहेंगे, कभी हमारा बैलेंस पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, ये क्या है? ओवरड्राफ्ट। इसको रनिंग फाइनेंस भी बोलते हैं। तो एक शॉर्ट टर्म डेट की टाइप क्या है? ओवरड्राफ्ट। इसमें क्या करते हैं आप, क्या बैलेंस कम होता है और आप विड्रॉल ज्यादा कर देते हैं, ये ओवरड्राफ्ट है। लेकिन ओवरड्राफ्ट एक सर्टेन लिमिट तक अप्रूव होता है, जैसे 10 लाख, उससे ज्यादा फिर ट्रांजैक्शन नहीं एक्सेप्ट करेगा। ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म ओवरड्राफ्ट? ये यानी शॉर्ट टर्म का मतलब बैंक जब चाहे सारे पैसे वापस मांग सकता है, रीपेएबल ऑन डिमांड, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज होगा किस अमाउंट के ऊपर? टोटल लिमिट के ऊपर के जितना इस्तेमाल हुआ है। ये नॉर्मली वर्किंग कैपिटल के लिए यूजफुल होती है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट। वर्किंग कैपिटल कहते हैं कि जब आपने रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जो पैसे चाहिए होता है उसे क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, ठीक है। आप सैलरी में से अपनी रोजमर्रा की जरूरियात तो पूरा कर सकते हैं,
क्या आप अपनी सैलरी से घर बना सकते हैं? कभी भी नहीं, प्लान भी नहीं करना आपने, प्लान भी, सैलरी से घर नहीं बनते, ठीक, अमूमी तौर पे। क्यों भैया? वो शॉर्ट टर्म, वो वर्किंग कैपिटल के लिए है। वर्किंग कैपिटल से लॉन्ग टर्म रेयर होता है कि कोई काम हो, रेयर होता है, ठीक है जी। तो इसीलिए ये शॉर्ट टर्म नीड के लिए है। शॉर्ट टर्म ओवर जो लोन है वो शॉर्ट टर्म नीड के लिए है, रोजमर्रा की नीड को कहते हैं वर्किंग कैपिटल नीड। आज ये चीज खरीदी, इसको बेची, इसको पैसे दिए, इसको एडवांस दिया, इसे लिया, वगैरह वगैरह, वर्किंग कैपिटल नीड। दूसरा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अच्छा, तीन चीजें हैं, तीनों ही शॉर्ट टर्म होती है। अब दूसरा इकट्ठा बताता हूं आपको। अगर कंपनी को पैसों की जरूरत है, अच्छा गवर्नमेंट को अगर पैसों की जरूरत, आपको पता है गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, ऐसे ना, प्राइस बॉन्ड कभी सुना हुआ है, देखा हुआ प्राइस बॉन्ड? गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत हो, गवर्नमेंट कुछ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, उसे बोलते हैं टी बिल, ट्रेजरी बिल। फाइनेंस की लैंग्वेज में ट्रेजरी बिल बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज में चाहे उसे प्राइस बॉन्ड बोले, जो मर्जी बोले। ट्रेजरी बिल्स क्या है? डेट इंस्ट्रूमेंट, डिबेंचर ही की तरह है। फर्क सिर्फ यह है कि इसे कंपनी ने इशू नहीं किया, गवर्नमेंट ने इशू। दूसरा फर्क यह है कि ये सालों के लिए नहीं है, महीनों के लिए, शॉर्ट टर्म। कुछ समझ आई बात की? ठीक। ट्रेजरी बिल में और बॉन्ड में फर्क क्या है? ट्रेजरी बिल कौन इशू कर रहा है? कितने अर्से के लिए? दूसरा कंसेप्ट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, वो भी इसी तरह पीस ऑफ पेपर है। कौन इशू कर रहा है? बैंक। कितने अरसे के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए। तीसरा, कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर कौन इशू कर रहा है? कंपनी। कितने अरसे के लिए? शॉर्ट टर्म। कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, इन तीनों में कॉमन ये है कि ये डिबेंचर ही की तरह है, लेकिन शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। कॉमन क्या है तीनों में? कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में और ट्रेजरी बिल। कॉमन क्या है? डिबेंचर की तरह रहा है, लेकिन डिबेंचर तो 5 साल, 7 साल, 10, 20, शॉर्ट टर्म। फर्क क्या है? कमर्शियल पेपर इशू करेगा कंपनी, सर्टिफिकेट डिपॉजिट इशू करेगा बैंक, और ट्रेजरी बिल इशू करेगा गवर्नमेंट। आगे चलता है नेक्स्ट। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और ट्रेजरी बिल भी हो गया। आगे ट्रेड क्रेडिट। अब आप कहेंगे सर ट्रेड क्रेडिट लोन थोड़ा ही होता है। ये भी लोन है। आप किसी से उधार सामान खरीदेंगे, क्या आप मकरूज नहीं हो जाएंगे? उसके हो जाएंगे। क्यों मकरूज? कैसे? मैंने उससे पैसे थोड़ी लिए, मैंने तो चीजें ली हैं। भाई देनदार तो है ना, पैसेदार तो करने हैं। तो उधार पे चीजें खरीदना ये भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ट्रेड क्रेडिट्स, क्या बोलते हैं इसको? ट्रेड क्रेडिट्स। कुछ सप्लायर्स होते हैं, वो हमें हमारे अच्छे रिकॉर्ड की वजह से हो सकता है डिले पेमेंट अलाउ कर दें। कितने ऐसे के लिए? जैसे 30 to 90 डेज। नॉर्मली 30 डेज की प्रैक्टिस है, लेकिन ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। कुछ इंडस्ट्री में 30 डेज है, कुछ में 90 डेज। ठीक है। हम जब फर्म में होते थे तो फर्म के काम के लिए बाज़ का डिफरेंट सिटीज़ में जाते थे, तो जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उनके कुछ बड़े होटल के साथ फर्म के कुछ एग्रीमेंट होते थे कि हम आपके होटल में स्टे करेंगे, वो पैकेज देते थे। अब वो जितना स्टे करते थे ना, होटल वाले हमसे पैसे नहीं लेते थे, रिकॉर्ड रख लेते थे। महीने के बाद पूरे महीने की सारी लिस्ट बनाई, कितनी सर्विस, और फर्म को बिल भेज दिया। वो बिल को सेटल करने का टाइम होता था 30 डेज, नीचे लिखा होता है कि इस बिल को आपने के लिए 30 दिन के अंदर अंदर सेटल करना है। अब देखें, सर्विसेज तो फर्म ले चुकी है, हाँ, लेकिन पेमेंट कब करनी है? फ्यूचर में। फर्म के पास एक ऑप्शन थी, बैंक से लोन लेके आज के आज ही पेमेंट कर दे। दूसरी ऑप्शन क्या है? 30 दिन के बाद जब पैसे आए, 30 दिन के अंदर तब पेमेंट कर दे।
तो है तो ये भी एक तरह से लोन फैसिलिटी ही, थोड़ा सा सोचे मिलते जुलते हैं ना क्रेडिट फैसिलिटी, इसलिए इसको भी सोर्स ऑफ फाइनेंस समझा जाता है। शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? अगर कभी 2 साल 3 साल का टाइम पीरियड मिलता होता ना पेमेंट करने के लिए, फिर हम इसको लॉन्ग टर्म में पढ़ते। ये शॉर्ट टर्म है, ये चंद दिनों का या 2-3 महीनों का टाइम मिलता है। इजी है। ट्रेड क्रेडिट का फायदा क्या? ये इजी है, नो इंटरेस्ट। इफ अगर टाइमली पेमेंट करते रहे ना ट्रेड के, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता। डिले कर लें फिर हो सकता है पेनल्टी पे करने पड़े। अगर आप लेट पेमेंट करेंगे तो इसका क्या नुकसान होगा? बैड क्रेडिट रेटिंग, आपकी क्रेडिट रेटिंग लो हो जाएगी, रेपुटेशन खराब हो जाएगी। पेनल्टीज यानी आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ेगा। सप्लाई कट, अगर नुकसान गुस्सा आ गया ना क्रेडिटर को, वो कहेगा आइंदा आपको माल सप्लाई करना मैंने, आप पेमेंट ही नहीं करते टाइम पे। डन जी। तो बताइए शॉर्ट टर्म में क्या क्या पढ़ लिया आपने? ओवरड्राफ्ट पढ़ लिया, ट्रेड क्रेडिट पढ़ लिया, और फिर 3 सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर लिखा नहीं हुआ लेकिन हमने पहले अलग से पढ़ लिया। बिल्कुल कह रहा है डेट का एक और भी अल्टरनेटिव है, क्या? लीज। लीज तो आपको पता ही होगा, एक है आज जाके खरीद लेना एसेट, ये अलग कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट क्या है? लीज पे। लीज पे होता क्या है फिर? अच्छा वैसे मेरा ख्याल है इसको लीज को शॉर्ट टर्म में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये असल में दोनों कंसेप्ट के बाद आखिरी कंसेप्ट है आपका। शॉर्ट टर्म भी खत्म हो गया, अब आपका आखिरी कंसेप्ट क्या? लीज पे भी अगर आप चीजें खरीदते हैं वो भी एक तरह से उधार ही है, क्योंकि आप एसेट को अभी यूज कर रहे हैं और पेमेंट कब करनी है आपने? बाद में। और लीज तो आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, क्लास में कोई स्टूडेंट जिसे लीज के बारे में ना पढ़ा, उसे ना पता लीज क्या होती है? पढ़ा हुआ है? पढ़ रहे हैं, चलें ठीक है। लीज क्या होता है? ये आप घर से बाहर निकले तो होता है ना इंस्टॉलमेंट सेंटर, किस्तों पे टीवी हासिल करें, एलसीडी किस्तों पर मोटरसाइकिल हासिल करें, ये है लीज। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लीज 2 तरह की होती है, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। पता है ना? बैंक के बाहर भी लिखा होता है, बैंक के बाहर भी लिखा होता है गाड़ी ले। हाँ बैंक के बाहर भी लिखा होता है लीज पर गाड़ी हासिल करें, वो भी बिल्कुल लीज है, लीज। हाँ जी। तो अच्छा फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज में फर्क आपको पता है? आप अकाउंटिंग एक्सपर्ट है, मेरी अकाउंटिंग मुझे भूल गई है, क्या फर्क होता है सर मुझे बताएं? फाइनेंस लॉन्ग टर्म के लिए है, ऑपरेटिंग लॉन्ग शॉर्ट टर्म के लिए। नहीं ये कोई इतना बड़ा फर्क नहीं था, ये इतना। हाँ ये हाँ याद आया, वो था 75% ऑफ लाइफ का ज्यादा है अगर पीरियड, हमारे जमाने में रूल होते थे, पता नहीं क्या है, अभी भी यही चल रहा है। तो वो होती थी फाइनेंस लीज। वो एक और होता था, क्या याद किया था, टीटी बीपीओ 7590। हाँ ये टीटी बीपीओ 7590, टीटी टाइटल ट्रांसफर। अगर आपके पास ऑप्शन है टाइटल ट्रांसफर के एंड में, तो ये क्या है? टाइटल है। टाइटल अगर एंड पे ट्रांसफर हो जाता है फाइनेंस लीज। बीपीओ बारगेन परचेज ऑप्शन, अगर एंड पे आप क्या बारगेनिंग करके लो रेट के ऊपर एसेट खरीद लेते हैं, फिर क्या है? फाइनेंस लीज। 75 अगर उसका टाइम पीरियड लीज का एसेट की लाइफ के 75% या ज्यादा से है, तो फिर वो क्या है? फाइनेंस लीज। 90% अगर उसके प्रेजेंट वैल्यू, जितनी भी मिनिमम लीज पेमेंट्स आप करते हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू एसेट की वैल्यू के 90% या उससे ज्यादा, तो क्या है? फाइनेंस लीज। 4 रूल्स, एक आधा शायद कोई 5वां भी होता होगा, कोई स्पेशल नेचर का होगा। हाँ ठीक है। तो ये है फाइनेंस। फाइनेंस ऑपरेटिंग लीज में फर्क समझ आया? यही समझा रहा है आपको, यही समझा रहा है। अच्छा मुझे बताइए कि रिस्क एंड रिवार्ड्स किस में ट्रांसफर हो जाते हैं? लेसिक। फाइनेंस लीज में लेसिक है, और ऑपरेटिंग लीज में लेसर के रहते हैं। उसकी मेंटेनेंस वगैरह किसने करवानी है? फाइनेंस लीज में लेसर और ऑपरेटिंग लीज में लेसर में। ऑप्शन टू बाय एट एंड अवेलेबल है, वहां पे अवेलेबल। अच्छा वैसे लीज क्या है? रिड्यूसेस अपफ्रंट कैपिटल, यानी आपको फौरी तौर पे कैपिटल की जरूरत नहीं है अगर आप लीज की तरफ जाते हैं, ठीक है। क्राइटेरिया लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन, ये क्रिएट्स लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन, ये लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं।
क्लियर हुए? अच्छा, मैंने काउंटिंग में मुझे वैसे मैं अपने नॉलेज के लिए पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये जो हमने डिफरेंस बनाया है एज इट इज काउंटिंग में भी यही डिफरेंस है? इसका कोई कंसेप्ट काउंटिंग के साथ कंफ्लिक्ट तो नहीं कर रहा? बट ठीक है, ये तो अच्छी बात होगी। लेकिन अगर कर रहा होता, जैसे वो आप पॉइंट उठाते होते हैं, सर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर डिडक्टेबल है, सर डिडक्टेबल है, ये कहते होते हैं ना आप। अगर फर्ज कीजिए इसका भी पॉइंट कंफ्लिक्ट करता है काउंटिंग के किसी कंसेप्ट के साथ, तो मैं आपको क्या कहता? नहीं ना, ये इसमें इस पेपर के अंदर इसी को फॉलो करें, अकाउंटिंग के पेपर में काउंटिंग के कंसेप्ट को फॉलो करें। ऐसे ही होता है, जैसा देश वैसा बेस। इस चैप्टर को आपने अंडरस्टैंड करना है कि मेमोराइज करना है? वन वर्ड आंसर इसका, इसको अंडरस्टैंड करना है। क्या अंडरस्टैंड कर सकेंगे? लेकिन बैड न्यूज भी है, इसमें जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की हेडिंग है, सिर्फ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की सिर्फ हेडिंग्स या की पॉइंट है, वो याद करना पड़ेगा। क्योंकि अगर उसने कहा जी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताओ कन्वर्टेबल बॉन्ड के, अब आप ये तो नहीं कहेंगे भैया हेडिंग मेरे को बता दो, एक्सप्लेन मैं कर देता हूं क्योंकि मेरे को अंडरस्टैंडिंग है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको कीवर्ड्स या हेडिंग याद करनी पड़ेगी, बाकी इस पूरे चैप्टर में जो कुछ है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग। क्लियर हो गई ये बात? अभी हमारे पास टाइम है लेक्चर में, देखिए कोई चीज रह तो नहीं की, पहले ये बताएं कोई चीज रह तो नहीं गई? क्या रह गया? वारंट। ओह यस, वारंट। मैम जस्ट बात ही हो गया, सॉरी सॉरी। वारंट, अच्छा वारंट क्या होता है? ये है कन्वर्टिबल बॉन्ड में होता क्या, सुन लें, ये हम एक्सप्लेन करना। ये कन्वर्ट, इसके क्या लिखा होगा? कंपनी विल, अच्छा जो लिख रहा हूं ना वो ना समझने की कोशिश करें, वो नहीं समझ में, जो बोल रहा हूं वो समझे। कंपनी विल पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% एंड विल redeem this bond after 3 years at 20% premium या redeem, or will convert to shares at 3:1 ratio, 3 shares for 1 bond। ये साइंस समझ आ गई सारी? इसमें इंटरेस्ट का कैश फ्लो भी बता दिया, स्ट्रीम क्या होगी, मैच्योरिटी पे क्या होगा वो भी बता दिया। ये समझ आया? ये क्या है भला? अब जरा सुनिए, इसके साथ नीचे एक और बॉन्ड है, बॉन्ड ही की तरह, उस पे लिखा हुआ है कंपनी विल पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। ये बात लिखी है पहली ए। पार्ट बी क्या लिखा है? कंपनी विल redeem this bond after 3 years at the rate of 20% premium or will convert to shares at 3:1 ratio। वही बात लिखी है, 100% वही बात लिखी है, फर्क सिर्फ क्या है, इसके दरमियान में ऐसे जैसे वो चेक बुक के साथ होता है ना, एक छोटा हिस्सा अलग और बड़ा हिस्सा अलग, दरमियान में डॉट डॉट लगा दिए जाते हैं, वो टिकट्स होती हैं वहां पे दरमियान में डॉट डॉट लगा दिए जाते हैं, ये दरमियान में सब डॉट 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 लगा दिए जाते हैं। क्या फर्क है दोनों में? इसमें आप इंटरेस्ट वाला कैश फ्लो और रिडेम्पशन वाला कैश फ्लो जो आपको एंड में मिलेगा उसे अलग अलग नहीं कर सकते। अगर आपने इसको बेचना है तो दोनों कैश फ्लो ट्रांसफर होंगे, एनुअल भी
और फाइनल टर्मिनल वाला भी। इसमें क्या है भला, आप इसको अलग अलग करके सेल कर, जैसे फर्ज करें मुझे पैसों की जरूरत, इसमें मुझे पैसों की जरूरत पड़ी ना, मुझे सारे का सारा ही बेचना पड़ेगा। हालांकि मेरा दिल था चलो इंटरेस्ट मुझे ना मिले, लेकिन 3-4 साल बाद मैं इस कंपनी का मालिक बन जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, मुझे क्या करना है, यहां पे मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं हो सकता है सारा ना बेचूं, बल्कि क्या करूं, इंटरेस्ट वाला हिस्सा आधा करके बेच दूं, बाकी फिर 3 साल का वेट करूं और 3 साल बाद इसका ओनर बन जाऊं। ये है कहलाता है वारंट। वारंट में राइट टू बाय शेयर एट सेट प्राइस है, इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट को अलग कर सकते हैं, राइट टू बाय शेयर को अलग कर सकते हैं। जबकि नॉर्मल में क्या होता है, अलग अलग नहीं हो सकता। ठीक है, तो कन्वर्टेबल बॉन्ड हो या वारंट है, इसमें दोनों में हाइब्रिड ही चल रहा है, यानी दोनों में आप उसको एक शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन वारंट में क्या है, इंटरेस्ट को रिडेम्पशन के साथ, कन्वर्जन के साथ सेपरेट कर सकते हैं, नॉर्मल में नहीं कर सकते। कुछ समझ आए? तो मुझे बताइए कौन से वाला फिर आपके लिए बेहतर रहा, वारंट। कि अगर कभी जरूरत पड़ी जाती है तो अगर बेचना पड़े तो कम से कम इंटरेस्ट वाला हिस्सा बेच दें, बाकी दूसरा अपने पास रखें। या अगर फर्ज करें दूसरे वाला बेचना है तो पहला अपने पास रखें। वारंट को आधा आधा कर सकते हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड जो रेगुलर है उसको आधा आधा। बस कन्वर्टेबल बॉन्ड की साइंस समझ आई आपको? आज के लेक्चर में सबसे अहम कंसेप्ट यही था, कन्वर्टेबल बॉन्ड, और फिर कन्वर्टेबल बॉन्ड की रेशो होती है कन्वर्जन वैल्यू। और जो उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल पूछा वो क्या था कि आज के दिन में बैठ के 5 साल बाद की वैल्यू कैसे पता चलेगी, एस्टीमेट। अब अगला सवाल आपके जहन में यह आ रहा होगा, एस्टीमेट कैसे करेंगे, वो अगले चैप्टर में। ये शाबाश, सवाल भी आ गया, जवाब भी जहन में आ गया। ये एस्टीमेट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कोई नहीं। वो क्यों करेंगे, क्या आप एस्टीमेट कर रहे हैं? जब कभी आपने सोचा कि जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे तो हमारी सैलरी कितनी होगी? क्यों सोचा? तो जब बनेंगे तो उसे देख लेंगे। भाई फैसला तो आज करना है ना, सीए शुरू करें कि बीए शुरू करें। अगर सीए करके भी वो बीए के बराबर ही तनख्वाह मिलनी है, या बीए के साथ जो हो रहा है उन्हें जॉब नहीं मिल रही, हमें आर्टिकल नहीं मिल रहे, अगर यही तो भैया अभी कुछ सोच लें। भैया ऐसा प्रोजेक्शन करते हैं कि नहीं फ्यूचर के बारे में? नेचुरल है, हर बंदा कर रहा होता है, हर बंदा कर रहा है, रेडी वाला भी कर रहा होता है। इस दफा टमाटर लगाए थे, सही कीमत नहीं मिली, बिके नहीं है सही दफा, अगली दफा क्या लगाऊंगा मैं, मूली गाजर वो सही वो रेट है, ठीक है, बल्कि नहीं रहने, रमजान आ रहा है समोसे पकौड़े लगाते हैं। एस्टिमेट करते हैं कि हर बंदा अपनी फील्ड के बारे में फ्यूचर को एस्टिमेट कर रहा होता है। हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि हमारे पास कुछ टूल्स अवेलेबल है जिनके जरिए से हम ये प्रोजेक्शन कर सकते हैं। सर तो हम कन्वर्टेबल बॉन्ड में दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे ना, इक्विटी का भी और एन्युटी का भी, बिफोर कन्वर्जन में आफ्टर कन्वर्जन। हाँ, ये लेकिन ये डिसएडवांटेज में उसने कहा आफ्टर कन्वर्जन हम डिविडेंड को कंसीडर ही नहीं करते। परपेचुइटी का फार्मूला कंसीडर करना था अगर हम उसको डिविडेंड वाला फैक्टर लेते, ये इसने कहा नहीं। लेकिन आपने कंसेप्ट बिल्कुल सही पिक किया है, ये यूज जरूर होगा एक जगह। समझ रहे हैं आप चीजों को? शाबाश शाबाश। और कोई सवाल? कुछ समझ आया आपको? चलिए ठीक है, ये हमारा था अहम। इक्विटी वाला हो गया, डेट वाला। अब 1 या 2 लेक्चर मजीद है जिनमें कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, वो हल्के हल्के हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल कंसेप्ट में ज़्यादा शुरू करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।